साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम देख रहे हैं जो झूठा सच उपन्यास है, वह भी हम लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति देख रहे हैं और उसके लगभग आज 51 भाग अपलोड हो चुके हैं। और इस दूसरा जो हमने प्रारंभ किया था वह था रेखा चित्र, जो कि माटी की मूर्ति। उसमें हमने भी आज बैजू मामा यह रेखा चित्र देखने जा रहे हैं। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो बढ़ते हैं आज के रेखा चित्र बैजू मामा की तरफ। आज भी मेरा ख्याल है, अगर आप पटना जेल में जाइए और किसी पुरानी कैदी, वार्डन या जमादार से बैजू मामा के बारे में पूछिए तो वह एक अजीब ढंग की हंसी हंसकर आपको उनकी एक दो कहानी ज़रूर सुनाएगा। यानी वैसे ही हमने जब वह इस रेखा चित्र की भूमिका देख रहे थे, तब लेखक ने खुद कहा था कि यह जो रेखा चित्र है, यह जो जेल में लिखा हुआ है और वह जेल में के साथी उनके बैजू मामा है और वह उन्हीं के साथी बैजू मामा इस पर लिखा हुआ है। लेखक कहते हैं कि आज भी यदि आप पटना जेल में जाते हैं और पटना जेल जाने के बाद वहाँ के जो कैदियों का जो वार्डन है या कैदियों पर नज़र रखने वाला ऑफिसर है, उससे यदि बैजू मामा के बारे में पूछेंगे तो वह एक दो जो उसकी कहानी है वह बता ही देगा, ऐसा वह बताते हैं। बैजू मामा पटना जेल की एक ख़ास चीज़ है, यानी जो एक ख़ास जानी मानी चीज़ है वहाँ की। लगभग 30 वर्षों से वह जेल को आबाद किए हुए है, यानी 30 वर्ष से वो जेल से छूटे हुए। 1930, 32, 37, 38 एवं 40, यानी 1930 से लेकर 1940 तक वह 40 जब मैं पटना पहुंचा हूं, तब उनके शुभ दर्शन हुए हैं। यानी जब वह लेखक पटना गए हैं, तब उसको बैजू मामा का दर्शन हुए हैं, मिले हैं, उनसे बातें की है, खूब हंसा हूँ और हर बार की हंसी के बाद एक अजीब करुणा का अनुभव मैंने किया। यानी जब भी लेखक बैजू मामा से मिलते हैं, एक बहुत सी बातें होती है, हंसी मजाक होते हैं और अंततः लेखक इस परिच्छेद के कहते हैं कि परिच्छेद में जब वो बैजू मामा से मिलने जाते हैं या बात करते हैं तो एक उनको हंसी खुशी ही मिलती है। करुणा एक भाव है, जैसे करुणा यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध भी है। जब मैंने कहा कि वह 30 साल से इस जेल को आबाद किए हैं, यानी लेखक ने कहा कि 30 साल से आबाद किए, यानी 30 साल से उसको जेल से छुड़ाया गया है, जेल से वह छूट गए हैं, तब आपने यही सोचा होगा या तो वह कोई दाबुली कैदी है, खून करके आए हैं या डाक डाल कर आए हैं। यानी लेखक हमें कहते हैं कि पाठकगण को, पढ़ने वालों को, कि वह पाठकगण सोचेगा कि वह बैजू मामा जो है कभी दाबुली कैदी, यानी वह जो कैदी है वह खून करके आया है या चोरी करके आया है या कोई शोहदा जना कर आया है, या कोई शोहदा यानी कोई अपराध करके या कोई भ्रष्टाचार करके आया है, या कम से कम आदतन अपराधी तो ज़रूर है। लेकिन मैं दावे के साथ इन सभी आरोपों का खंडन करता हूँ। यानी जो पाठकगण सोचते हैं कि बैजू मामा जो है चोर है, उसने कहीं डाका डाला है, उसने किसी का खून किया है, उसने भ्रष्टाचार किया है या कोई बड़ा सा गुनाह किया है, ऐसा पाठकगण सोचते हैं। लेकिन वह कहते हैं लेखक कि इन सभी आरोपों का खुद लेखक खंडन करते हैं। उनके चेहरे या चाल ढाल से कहीं से भी उनमें आप खूंखार या मुजरिम होने का कोई चिन्ह नहीं पा सकते। यानी बैजू मामा को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह कोई जुल्म या मुजरिम कोई जुर्म नहीं कर सकते। वह उनके स्वभाव से या देखने से पता चलता है। तो भी जेल में है और 30 वर्षों से ये कैसा लेकिन वह उनको देखने के बाद पता चलता है कि यह कोई जुल्म या कोई अपराध कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वह 30 साल तक जेल में कैसे रहे, यह तो आश्चर्य की बात है। वह हर बार एक ही अपराध में आते हैं, जिनमें आज तक एक बार मैं 2 साल की कैद से ज़्यादा की सज़ा उन्हें नहीं मिली है। यानी वह कहते हैं कि हर बार जब भी बैजू मामा आते एक ही अपराध में जेल आते हैं और वह 2 साल की कैद से ज़्यादा की सज़ा उन्हें नहीं मिली, यानी 2 साल से ज़्यादा उन्हें सज़ा नहीं मिली जेल में।
जो ही छूट कर जाते हैं उसी अपराध को दोहराते हैं और फिर 1-2 साल की सज़ा लेकर पहुंच जाते हैं। यानी वो एक ही अपराध क्या है आगे जाकर पता चलेगा। एक ही अपराध करते हैं और वहाँ एक ही अपराध करने पर उनको 2 साल की सज़ा हो जाती है और फिर जेल से छूटने के बाद कई दिनों बाद वही अपराध करते हैं और फिर जेल में पहुंच जाते हैं। वह अपराध क्या है? चोरी। आप सोचते होंगे, यानी लेखक कहते हैं कि पाठकगण को चोरी की हो करते होंगे। यह आप सोचते होंगे कि पाठकगण सोचता होगा, ज़रूर वहाँ पक्के चोर हो गए होंगे। उन्होंने गैंग बना लिया होगा, बड़े बड़े हाथ साफ करते होंगे। जैसा कि जेल में 1-2 बार आकर साधारण चोर भी उस्ताद बन जाता है। यानी वह पाठकगण को कहते कि वह आप सोचते होंगे कई चोरी करते होंगे। उन्होंने उनका एक गैंग बना लिया होगा। यह गैंग यानी टोली, एक बड़े हाथ यानी बड़े बड़े चोर करते होंगे। और जैसे कि जेल में जाने के बाद एक साधारण कोई चोर है तो भी वह जेल जाने के बाद एक वह अच्छा खासा चोर यानी जाना माना चोर बन जाता है। लेकिन अगर वह इस कोटि के चोर होते तो मुझे उन पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यानी वह चोर होते तो वह लेखक को उन पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। मुझे अपराध शास्त्र से कोई दिलचस्पी नहीं कि उन पर अनुसंधान करता। यानी लेखक को जो अपराध शास्त्र है, अपराध होते हैं उन पर जो रिसर्च करने वाला जो शास्त्र है, उस शास्त्र के वह लेखक दिलचस्पी यानी उस शास्त्र पर, अपराध करने के शास्त्र पर लेखक को रुचि नहीं है, दिलचस्पी यानी रुचि नहीं है, तो वह अनुसंधान यानी अनुसंधान करने के लिए लिख रहे, ऐसा भी नहीं है। बैजू मामा एक अजीब चोर है। चोरी में 30 साल की सज़ा वह भुगत चुके हैं। यानी बैजू मामा जो है एक अजीब प्रकार के चोर है और उस चोरी करने के जुल्म में उन्होंने लगभग 30 साल की सज़ा है वह भुगत चुके हैं। लेकिन अभी तक 30 रुपये वह एक बार कभी नहीं पा सके। यानी वह लेकिन 30 रुपये जो है उनको उसने अभी तक नहीं पाए हैं। नहीं तो उनके ही कथा अनुसार आप उन्हें जेल में नहीं पाते। यानी उनके कथा अनुसार उनको जेल में नहीं पाते। और कबीर के इस दोहे के अनुसार, यानी कबीर का दोहा भी दिया हुआ है, सिंहन के लेहड़े नहीं, हंसन की नहीं पात, लालन की नहीं बोरिया, साधु न चले जमात। यानी उन्होंने आज तक कोई जमान, तो वह क्या, यानी वह कहते हैं कि आगे उस दोहे का अर्थ बताया है लेखक ने, तो उन्होंने आज तक कोई जमानत भी नहीं बनाई, यानी कोई ज़मानत भी नहीं दी है। जैसे कि जेल में जाने के बाद वकील द्वारा कुछ पैसे देकर या कुछ करके ज़मानत ली जाती है, वैसी ज़मानत भी नहीं बनवाई। तो वह क्या सचमुच साधु है? तो लेखक कहते क्या वो सचमुच साधु है? छी, मैं एक पुराने चोर को साधु कहूँगा। यानी लेखक कहते कि मैं एक पुराने चोर को क्या साधु कहूँगा? ऐसा उचित होगा साधु कहना? ऐसी इतनी बड़ी गुस्ताखी करके साधु समाज में कौन सा मुँह दिखला सकूँगा? यानी वह चोर को साधु कह के जो साधु समाज है, जो साधु संप्रदाय है, उसमें लेखक की कैसा मुँह दिखाएंगे, एक लज्जास्पद महसूस करते हैं। मैं ऊंची श्रेणी का कैदी था। यानी लेखक जो थे एक ऊंची श्रेणी के कैदी थे। इस जेल में ऐसे लोग की सुख सुविधा की कोई खास जगह नहीं होने के कारण मुझे अस्पताल में ही रखा गया था। यानी जो उच्च श्रेणी की जो कैदी होते, अभी जेल में भी श्रेणियाँ होती है उच्च श्रेणी, निम्न श्रेणी, और ऐसे वो यह पढ़ने के बाद पता चला कि जेल में भी श्रेणियाँ होती है। तो उसी प्रकार लेखक जो है प्रथम उच्च श्रेणी यानी प्रथम श्रेणी के कैदी थे और जेल में कुछ खास सुविधाएं न होने के कारण लेखक को अस्पताल में रखा गया था, कैद किया गया था। एक दिन मैं अस्पताल की ही छोटी सी बगीची के बीच छोटे से आम के पेड़ की छाया में बैठा कलम घिस कर रहा था कि एक बूढ़ा मरीज कंबल ओढ़े आ रहा है। यानी लेखक जो है अस्पताल में लेखक को कैद किया था, अस्पताल में रखा गया था। तो अस्पताल के बगीचे में एक छोटे से आम के पेड़ के नीचे लेखक बैठे थे और कलम निकालकर कुछ लिखने का प्रयास कर रहे थे। तभी एक जो बूढ़ा व्यक्ति है, मरीज है, वह कंबल ओढ़ कर आता है। वह धीरे धीरे आया, कमजोरी के कारण डगमगाता हुआ फूल की क्यारी में बैठ गया। यानी वह कमजोरी हो गया था, बीमार था, तो वह डगमगाता हुआ आया और वहाँ आने के बाद वह बैठ गया। फिर एक बार हसरत की निगाह से चारों ओर उसने देखा और कंबल के नीचे से एक खुरपी निकाल वह धीरे धीरे इधर उधर
उग आई घासों की निकोनी करने लगा। यानी जो है वह कंबल ओढ़कर आया था और उसके नीचे वो खुरपी लेकर आया था। वह खुरपी यानी जो घास निकलते हैं, जो घास को निकलने के लिए निकालने का औजार होता है, तो वह निकाल रहे थे यहाँ वहाँ देखकर सभी से छुप कर। थोड़ी देर ही वह निकोनी कर पाया होगा, यानी कुछ देर भी उसने निकाला। अस्पताल का मेट हाथ में दवा की प्याली लिए उसे ढूंढता हुआ पहुंचा। यानी अस्पताल का जो कंपाउंड है वह हाथ में दवाइयाँ लेकर वह उसको ढूंढता हुआ आया और उसे निकोनी करते देख भौखला उठा। यानी वह घास निकाला है उसको देखकर वह चौंक उठा या बोल उठा, मामू तुम इस बार मर के रहोगे। यानी वो कहता है कि मामू तुम इस बार मर के रहोगे, क्योंकि वह समय पर दवाई नहीं लेता। बूढ़ा कैदी सीट पिटा गया, खुरपी छोड़ दी, कंबल संभाला, दवा के लिए हाथ बढ़ाया। यानी जो वह बूढ़ा जो कैदी है वह बूढ़ा जो वह भी कैदी है और वह बूढ़ा कैदी भी है और वह भी लेखक की तरह उच्च श्रेणी का कैदी है और वह भी सजा ही भुगत रहा है। तो वह खुरपी छोड़कर कंबल संभाल कर दवा के लिए हाथ बढ़ाता है। हाथ कांप रहा था। लड़खड़ाई जबान से उसने मिन्नत के शब्दों में मेट से कहा, साहब माफ़ करना, भैया दवा दो। यानी वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहते हैं कि साहब माफ़ करना, दवा दे दो, ऐसे कहते हैं और उसको दवा मांगता है। दवा दो खाक, दवा खाकर क्या होगा, तुम्हें क्या पड़ी है। यानी वह जो कंपाउंड है वह बोलता है कि दवा दो खाक, यानी तुम्हें दवा खाक देनी है, दवा खाकर क्या होगा, ऐसा वो कहती है, तुम्हें क्या पड़ी है। भला जो खुरपी लेकर आ बैठे यहाँ, यानी भला खुरपी जो है वह अभी मैंने बताया घास निकालने का औजार है, तो वह तो जाए भाड़ में यही बगीचा, यानी भाड़ में जाए यही बगीचा, ऐसा वो कहते। हे यह क्या कहते हो, देखते नहीं 4 दिन मैं बीमार रहा कि इतनी घास फूस उग गई। यानी वह कैदी कहते कि 4 दिन मैं बीमार रहा और बीमारी के कारण मैं बगीचे में नहीं आया तो इतनी घास उग आई है जो कि कुछ काम की नहीं है। मामू तू कैदी है या सरकार का बैल, पुराने कैदी की शान तूने धूल में मिला दी। क्या हम जेल में काम करने आते हैं। यानी वह कहती कि मामू तू जो है कैदी है या सरकारी बैल, यानी कैदी है तो कैदी की तरह रहे, एक जेल में तू बंद रहे कोठरी में, ये क्या सरकारी, यानी सरकारी जो नौकर होता है वो काम करता है, तू सरकारी अस्पताल है और उस अस्पताल का बगीचा यानी सरकार का हुआ, क्या तू सरकारी बैल है, यानी क्या तू सरकारी नौकर है सरकार के बगीचे का घास निकालने के लिए, ऐसा वह कह रहा है। या पुराने कैदी की शान तूने धूल में मिला दिया, यानी जो पुराने कैदी है वह तो तुम्हारे जैसे बगीचे में आकर काम नहीं करते, घास नहीं निकालते, उसकी जो शान है बैठकर कोठरी में रहना, वह तुमने उसकी शान धूल में मिला दी, ऐसा वो कहते हैं। क्या हम जेल में काम करने आते हैं, यानी वो कहती क्या हम जेल में काम करने आते हैं। हाँ, मेड भैया तुम ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक, जेल का सत्यानाश हो, हकीमों का सत्यानाश हो, लेकिन प्यारे मैं क्या करूं। यानी वह कहते हैं कि जो मेड को कहते हैं वह बूढ़ा व्यक्ति बुजुर्ग कि तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, जेल का सत्यानाश हो, हकीमों का सत्यानाश। अभी हकीम यानी जो उस ज़माने में जेल के जो अधिकारी भी हो सकते हैं, हकीम यानी जो महापुरुष साधु भी हो सकते हैं, हकीम यानी जो दवाई जड़ी बूटी देते हैं वो भी हो सकते हैं, लेकिन प्यारे मैं क्या करूँ। यानी वो कहती कि जेल का सत्यानाश हो, हकीमों का सत्यानाश हो, लेकिन प्यारे मैं क्या करूँ। यानी वो कहती कि मैं क्या करूँ, न मुझसे बैठा जाता, न इन फूलों की दुर्गत देखी जाती है। यानी वो कहती कि मुझे बैठा नहीं जाता था क्योंकि एक जगह बैठ कर मैं ऊब सा जाता हूँ, कहने का मतलब उनका है। और जो फूलों की जो दुर्गत है, यानी वो घास उगाने पर जो फूल है उन पर कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं और फूल में दुर्गत फैल जाती है, मैं वह देख नहीं सकता, माफ़ करो, दवा दो, उफ जाड़ा लग रहा है। यानी वह कहती कि मुझे माफ़ कर दो, दवा दे दो, जाड़ा लग रहा है। बीमार कैदी की आंखों में अब आंसू थे, यानी बीमार कैदी की आंखों में अब आंसू आए थे, ऐसे आंसू जो ज़बरदस्ती आंसू वसूल करते हैं। मेट की आंखें भी डबडबाई, यानी उसके आंखों में आंसू आए, उनके आंसू देखकर जो मेट था दवाई देने के लिए आया था उसके भी आंखों में आंसू डबडबाई दिए।
और तुम इस बार मरोगे मामू, कहकर उसने दवा की प्याली उसके हाथ में दी। यानी जो मेट है, कंपाउंडर है, वह कहता है कि तुम इस बार मरोगे मामू, क्योंकि वह बीमार है। और वो उसको कहता है कि तुम इस बार मरोगे मामू, क्योंकि तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी। ऐसा कहकर वह उसकी हाथ में दवाई का जो प्याला है वह देता है। हाथ के कंपन से कुछ दवा उसकी उसकी टूटी पर गिर गई। यानी जो हाथ की जो दवा है, उसकी हाथ ऐसा काँप रहा था, थरथरा रहा था, कंपन हो रहा था। तो उसने वह प्याली ली तो उसके हाथ की टूटी पर लेकर टूटी पर वह गिर गई। कुछ गले के नीचे गई। यानी टूटी पर, यानी जो ऐसा मुँह रहता है और उसके नीचे जहाँ पर पुरुषों को दाढ़ी आती है नीचे के भाग में मुँह से, उसको टूटी कहते हैं। तो उस पर वह गिर गई और वह उसके जाकर गले पर भी जाकर गिर गई। जब पीकर उसने एक बार थूक फेंकी और फिर बैठा नहीं रह सका। यानी वह दवाई पी और दवाई पीने के बाद जो भी कड़वाहट होगी वह उसने थूकी और फिर बैठ नहीं सका। कंबल ओढ़े वही लुढ़क गया। यानी कंबल लिया और वही वह लेट गया। थोड़ी देर के बाद वह फिर उठ बैठा। एक बार फिर उसने सभी पेड़ पौधे पर हसरत भरी निगाह डाली और खुरपी हाथ में ले अस्पताल की ओर चलता बना। यानी वह वहीं पर दवाई पी और वहीं पर वो कंबल ओढ़ कर लुढ़क गया। यानी वह वहीं पर लेट गया। कुछ देर बाद विश्राम करने के बाद वह उठा और सभी पेड़ पौधों को देखकर उस पर हसरत भरी निगाह डाली। यानी एक निरीक्षण भरी निगाह डाली और खुरपी साथ में लिया और अस्पताल के अंदर चला गया। इस बार जाते समय मैंने गौर से उसकी ओर देखा। यानी वह जा रहा था तो लेखक उसकी तरफ गौर से देख रहे थे, एक सूक्ष्म निरीक्षण कर रहे थे। 60 साल की उम्र, तांबे का रंग, चेहरे पर सुर्रिया बाल, एक एक सफ़ेद। लेकिन इस बीमारी में भी जब पैर डगमगा रहे थे वह तनकर जा रहा था जैसे वह एक नौजवान हो। यानी लेखक उसकी तरफ देखकर एक विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसकी उम्र जो है एक 60 साल की है। उसका रंग तांबे जैसा, यानी उसका रंग जो है एक तांबे जैसा गोरा है, पीले जैसा रंग है। और चेहरे पर झुर्रियाँ बाल, एक बाल आभी उसके सफ़ेद हो रहे हैं। बीमार है, पैर डगमगा रहे हैं, फिर भी उसके जो तेवर है, उसके अंदर जो उत्साह है, वह उत्साह एक नौजवान सा है। ऐसा लेखक सोच रहे हैं। संभवतः मैं उस कैदी की ओर आकृष्ट हुआ, वह बैजू मामा थे। यानी लेखक उसकी ओर आकर्षित हुए तो वह बैजू मामा थे। इस जेल के कैदियों के मामा, वार्डनों के मामा, जमादारों के मामा, जो कहिए तमाम पटना जेल के मामा। यानी सभी जेल के अधिकारी हो, जेल के कैदी हो या जेल के वार्डन हो, सभी वहाँ के लोग थे, वह उनको मामा कहते थे। पटना जेल के सभी के मामा यानी बैजू मामा थे। अब मैं बैजू मामा के साथ घुल मिल गया। यानी लेखक की बैजू मामा के साथ एक अच्छा परिचय हुआ और घुल मिल गए, बातें हो गई, मित्रता हुई। उनकी बीमारी अच्छी हो गई। वह अपनी खुरपी कुदाल से दिन भर झगड़ते रहते और मैं उन्हीं की बसाई बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर उनकी मेहनत मशक्क़त देखता रहता। जब वह थक जाते मेरे पास आ जाते, न वह बीड़ी पीते न खैनी खाते। मैं उनका क्या स्वागत करता भला। यानी वह मिलजुल गए थे बैजू मामा से लेखक, और वह बैजू मामा बीमार से अच्छे हो गए थे। उनकी खुरपी लेकर, खुरपी और कुदाल यानी जो मिट्टी खोदने का औजार होता है उसको कुदाल कहते हैं, मराठी में टिकाव कहते हैं और हिंदी में कुदड़ भी कहते हैं और कुदाल कहते हैं। वह दोनों लेकर वह बगीचे में जाते थे और उनके साथ लेखक भी थे। वह बगीचे में उनका काम करते थे, वह घास निकालने का, मिट्टी खोदने का। लेखक जो है एक छोटे से पेड़ के आम के नीचे बैठकर उनकी जो भी काम करते थे, जो भी वह मशक्क़त यानी जो भी वह मिट्टी में मशक्क़त करते थे, मिट्टी को खोदते थे, वह सब कुछ देखते थे। और वह जब बैजू मामा जब वह काम कर थक जाते थे तब वह लेखक के पास आते थे। और ना ही बैजू मामा बीड़ी पीते थे, ना खैनी खाते थे। खैनी यानी आज के ज़माने का गुटखा हो, उसी प्रकार कुछ उस प्रकार भी होगा, कुछ जैसी कोई लत नहीं थी। और फिर लेखक जो है बैजू मामा का स्वागत किस प्रकार करे, क्या देकर करे। बीड़ी पीते तो बीड़ी देकर स्वागत करते, खैनी खाते तो खैनी देकर स्वागत करते। लेकिन तो न ही उसको बीड़ी पीने की आदत है और न ही खैनी खाने की आदत है, तो भला लेखक स्वागत कैसे करते, यह लेखक सोच रहे हैं। जेल का सबसे बड़ा स्वागत सत्कार इन्हीं दो नायब चीज़ों से है।
खैर वह मेरे नज़दीक पहुंचकर मुझसे सूरज और गांधी बाबा के हाल पूछते और मैं धीरे धीरे उनकी राम कहानी जानने की कोशिश करता। जब भी वह लेखक के जेल का सबसे बड़ा स्वागत सत्कार इन्हीं दो नायब चीज़ों से, यानी वह बगीचे के इस पर ही कोई जेल में जाता है तो दौर पर जो बगीचा है उससे भी स्वागत होता है। और वह जब भी कभी लेखक के पास जाते तो वो सूरज और गांधी बाबा यानी गांधी जी का और जो अन्य सूरज जो है उसके उन नेताओं की हालचाल पूछते थे। और धीरे धीरे लेखक बात करते करते उनकी क्या कहानी है, उनकी राम कहानी क्या है, यानी वो जेल किस प्रकार आए हैं, किस जुनून में आए हैं, यह जानने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे। क्योंकि देखा बैजू मामा अपनी ज़िंदगी को बंद किताब बनाकर ही रखना चाहते हैं, यानी बैजू मामा जो है जो भी उसके पास रहस्य है, जो भी उसकी कहानी है, वह जेल क्यों आए हैं यह बताना नहीं चाहते थे। उसकी जो भी सच्चाई है, कहानी है, वह छुपा कर रखना चाहते थे। साधारण मुजरिमों की तरह अपनी कहानी बढ़ा चढ़ाकर कहने की बात तो दूर रही, जब बड़ी खोद खाद के बाद कुछ कहते भी तो कहते कहते शर्मीली लड़की की तरह बीच में ही रुक जाते और उनके झुर्रीदार गालों के रंग में कुछ तब्दीली आ जाती। यानी वह कहानी बताते नहीं थे क्या जुर्म हुआ है, यानी जेल के जो अन्य कैदी है वह खुद की जो कहानी है, किस प्रकार वो जेल में आए, उसको वह बड़ा चटाकर तेल मिर्च डालकर तड़का लगाकर बातों को बताते हैं। लेकिन बैजू मामा जो है बार बार पूछने से या आग्रह करने से भी नहीं बताते, और बार बार पूछने से वह बताते हैं, लेकिन जो कि कोई नई नवेली कोई लड़की को कोई बात बताए और लड़की जिस प्रकार शर्मा के जवाब देती है उसी प्रकार वह भी शर्मा कर बोलते थे। और शर्माते समय उनके गालों पर जो छुरियाँ है उम्र के हिसाब से, वह छुरियाँ गालों के रंग में कुछ तब्दील हो जाती थी, यानी वो गालों के रंग को वो छुरियाँ छुपा देती थी। कभी कभी झुंझला कर कहते, बाबू यह पाप की कहानी क्या सुनते हैं आप, यानी वह बार बार पूछने से वह कहती कि बाबू यह पाप की कहानी है, यह पाप की कहानी क्या सुनोगे आप, ऐसा वो कहते हैं। चोर बदमाश की बातें कहीं सुनी जाती है, यानी जो चोर बदमाश है उसकी बातें सुनी जाती है, लेकिन मेरी जो कहानी है वह पाप की कहानी है, सुनकर क्या करोगे, ऐसा क्यों सुनना चाहते हैं आप, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी की एक एक कड़ी आखिर मैंने जोड़ी ही, यानी वह बातें करते करते लेखक ने उनके जीवन की एक एक कड़ी क्या है वह लेखक ने जोड़ी और जान गए। बैजू मामा इसी पटना जिले के बाढ़ सब डिवीजन के हैं, यानी वह बैजू मामा जो है पटना जिले के ही, और जो बाढ़ सब है बाढ़ सब नामक डिवीजन के तहसील के या जिले के हैं। एक साधारण किसान थे। एक बार हालत ऐसी हो गई कि बैल के अभाव में उनकी खेती रुक गई, यानी वह एक किसान थे और किसान को बैल चाहिए हाल जोतने के लिए, खेत का काम करने के लिए, तो उनके पास बैल नहीं था और वह बैल नहीं था, इसीलिए उनकी खेती के काम रुक गया था, यानी खेती करना मुश्किल हो गया था। कहीं से 30 रुपये कर्ज लिया और गंगा के उस पार बैल खरीदने चले, यानी 30 रुपये किसी के पास से उन्होंने कर्ज लिया और गंगा पार करके उस पार वह बैल खरीदने के लिए चले गए। सुन रखा था उस तरफ अच्छे बैल मिलते हैं, यानी गंगा की उस ओर अच्छे तरह के बैल मिलते हैं, ऐसा बैजू मामा ने सुना था, और सस्ते अच्छे भी मिलते हैं और सस्ते भी। गंगा पार कर बैल की कई पेड़िया में गए, यानी गंगा पार करके कई बैलों की जो कोटे हुए उसमें गए, क्योंकि कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी चीज़ चाहते थे, यानी 30 रुपये में वह अच्छे से अच्छे बैल खरीदना चाहते थे। इसी दौड़ धूप में उनके दिमाग पर शैतान का कब्जा हुआ, यानी इसी वो अच्छे बैल पाने की चाह में भी उसके दिमाग पर शैतान का कब्जा हुआ, यानी शैतान ने कब्जा किया। उन्होंने पाया कि उस तरफ लोग गर्मियों में बैलों को घेर के बाहर ही बांध देते हैं और उनकी कोई खास रखवाली नहीं करते, यानी उन्होंने देखा कि गर्मियों के दिनों में बैलों को बाहर ही यानी खुले में बांधा जाता है और उनकी रखवाली कोई नहीं करता था। पटना ज़िले में ऐसा नहीं होता है, यानी वो पटना जहाँ पर बैजू मामा रहते वहाँ ऐसा नहीं होता था। शैतान ने उनके कानों में धीरे से कहा, बैजू क्यों इनमें एक बैल रात में खोल लो और गंगा पार कर जाओ। यानी शैतान यानी सचमुच का शैतान यानी भूत प्रेत होता है वह भी नहीं है, यानी शैतान यानी वह उसकी बुरी लालच या
लालच का शैतान कहते। तो उसने कहा कि यह जो लोग है, यह लोग जो है वहाँ वो बैलों की रखवाली नहीं करते हैं, कोठे में नहीं बांधते, खुले में ही बांधते हैं। तो उसके मन में एक विचार आया, यानी अंतर्मन का विचार, यानी शैतान यहाँ पर बताया गया है। तो उसके मन में एक विचार आया कि रात के समय में एक बैल छोड़ो और तुम उसको गंगा पार कर जाओ, यानी चोरी कर ले जाओ, ऐसा वह आया। यह बात उन्हें उन्हें भा गई, यानी यह विचार आते ही यह बात उनको भा गई। बैल भी हो जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे, यानी पहले से वह गरीब थे, पैसे नहीं थे, तो वहाँ फिर बैल भी आ जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे, खेती भी निप जाएगी और खेती का काम भी हो जाएगा, कर्ज भी नहीं रहेगा। तो जो 30 रुपये लिए है वह लौटा देंगे और कर्ज भी नहीं रहेगा। लोग पूछेंगे तो कह दिया जाएगा बैल मोल लिया, यानी कोई किसी ने पूछा इधर पटना गांव में आने के बाद, तो कह देंगे कि बैल जो है मोल लिया, यानी खरीद लिया है। बस हल्दी लगी न फिटकरी, रंग चोखा, बैजू मामा तैयार हो गए, यानी हल्दी भी नहीं लगी और लगी फिर भी उनका रंग जो है जो निकर आया। और वह कहते कि यानी कुछ न करने के बावजूद भी, पैसा खर्च करने के बावजूद भी उनको चीज़ मिल गई है, ऐसा है। और बैजू मामा तैयार हो गए कि रात के समय में बैल ले आने के लिए। एक रात एक गांव से एक अच्छा सा बैल खोलकर वह चल पड़े, यानी एक गांव से अच्छा सा बैल जो है वह उसने खोला और वह गंगा की तरफ चल पड़े। गंगा जी की ओर जिस समय बैल खोलने गए थे, यानी जिस समय वह बैल खोलने गए थे उस समय तो हाथ ही काँप रहे थे, यानी वह गलत काम कर रहे थे। तो वो बैल खोलने गए थे तो उनके हाथ काँप रहे थे। अब जब दिन उठ आया, यानी दिन उठ आया, उनका समूचा शरीर काँप रहा था, यानी रात ढल गई और दिन निकल आया तो पूरा शरीर उनका काँप रहा था, जैसे कपकपी लग गई हो, ठीक से पैर नहीं उठते, यानी जैसे कपकपी लगी हो और ठीक से पैर नहीं, क्योंकि उनके मन में डर था। जितने लोगों को देखते मालूम होता सब उन्हीं की तलाश में है, यानी उनके मन में एक भ्रम सा होता था। जो भी इंसान को देखते थे मानो वह बैल जिसने चुराया है उसी की तलाश में हो। हर आँख मानो उन्हीं को घूर रही, हर हर उंगली मानो उन्हीं की ओर उठ रही, हर कानाफूसी उन्हीं की बात हो रही हो, यानी उन्हें लगता कि हर जो बात है मेरे खिलाफ ही की जाए, मेरे बारे में हर कानाफूसी, हर बात, हर एक आँख मेरी तरफ। और ऐसा होता ही है, कोई इंसान अभी भी, कोई इंसान वास्तव में कोई अपराध करता है या कोई गुनाह करता है, कोई गलत काम करता है, कोई अच्छा इंसान जब गलत काम करता है तब उसके मन में एक ऐसा भ्रम होता है कि हर एक कोई इंसान देखने वाला हो, यह मेरी तरफ ही देख रहा है या मेरे बारे में सोच रहा है, ऐसा वो एक मन में विचार उठता ही उठता है। दिन ढलने पर वह एक देहाती सराय के निकट पहुँचे, यानी दिन ढला, रात हो गई तो एक देहाती जो सराय था वहाँ पर वो पहुँचे। उनकी नस नस ढीली पड़ गई थी, भूख और थकावट से परेशान थी, यानी उनकी नस नस ढीली पड़ गई थी, वह उनको भूख लगी थी और वह थकावट से परेशान थे। बैल को एक पेड़ से बांध दुकानदार से लोटा डोर ले कुएं पर गए, यानी बैल को वहाँ पेड़ के नज़दीक पेड़ के बूंदे से बांधा और दुकानदार से लोटा लेकर कुएं पर गए। हाथ मुंह धो ही रहे थे कि देखा एक वफादार उसी दुकान पर आकर बैठ गया है, यानी वह हाथ मुंह धो रहा है तभी एक दफादार जो है वही दुकान पर आकर बैठ गया। ये क्या मेरी ही तलाश में है, यानी वह बैजू मामा को लगता है कि ये जो है मेरी तलाश है, क्यों न बैल को छोड़कर भाग लूँ, यानी वह सोच रहा है कि जो आकर बैठा है क्यों न बैल को छोड़कर भाग लूँ, तब तो और भी पकड़ा जाऊंगा, यानी वो कहता है कि तब तो मैं और भी पकड़ा जाऊंगा, क्या मुझसे भागा जाएगा फिर ऐसा बैल इस ज़िंदगी में, क्या फिर नसीब हो सकता है, यानी वो बैल को लेकर भाग जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, क्या ऐसा बैल फिर से मेरे नसीब से मिल सकता है, नहीं वह मेरी तलाश में नहीं है। यानी बैजू मामा के मन में विचार आया, वो कहते कि नहीं, यह जो आदमी आकर बैठा है यह मेरी तलाश में नहीं है। इस तरह सोच विचार कर वह दुकान पर आए, दुकानदार से 2 पैसे के चने ली, यानी वह सोचकर दुकानदार के पास आए, दुकान पर आए और दुकानदार से 2 पैसे के उन्होंने चने लिए। मुंह में रखते थे चना और पेट में फूट रहा था लावा, यानी मुंह से वो चना खा रहे थे लेकिन पेट में तो भूख थी, लावा उठ पर न लावा जैसा एक आग उठी थी, भूख ज़्यादा लगी थी। चने मांगने के समय इनकी मगही बोली सुनी थी, यानी वह चना मांगते समय मगही बोली। अभी बैजू मामा किस बोली क्षेत्र के थे तो वह मगही बोली क्षेत्र के थे, याद रखिए। इसलिए जब चने खा रहे थे दुकानदार ने इनके घर वगैरह के बारे में स्वभावतः ही पूछना शुरू किया, और वो चना खा रहे थे तब वह
मगई बोल रहे थे तो दुकानदार ने घर कहाँ है वह सब कुछ बोलना प्रारंभ किया। और घर के बाद बैल की चर्चा आई और घर की चर्चा करते करते फिर बैल की भी चर्चा आई। बीच में ही दफादार पूछ बैठा, यह बैल तुम्हारा है? अच्छा बैल है, कितने में खरीदा? यानी जो वो दफादार जो आकर बैठा है वह कहता कि यह बैल तुम्हारा है, अच्छा है, कितने में खरीदा यह? ऐसा वे पूछते हैं। सवाल और बैजू मामा कह रहे थे, यानी वह सवाल पूछ रहे थे और बैजू मामा कह रहे थे। सुनते ही उनके होश गायब हो गए। 2-3 सवाल और वह दफादार कूद कर इन्हें पकड़ चुका था। यानी वह 2-3 सवाल पूछ कर ही वह दफादार जो है उनको पकड़ चुका था। छोटा कही का, यह बैल 40 रुपये का है और बाजीतपुर की पेढ़िया कहीं बुध को लगती है। यानी वो कहता है कि यह जो बैल है 40 रुपये और जो बाजीतपुर की है उसकी पेढ़िया जो है कहीं बुध को लगती है। यानी बाजार, पेढ़िया यानी बाजार कर सकते हैं। बैल भी गया, उनके पैसे भी छीन गए और पिटाई भी कम नहीं हुई। यानी बैल गया और पैसे भी छीन लिए और पिटाई भी हुई। समस्तीपुर के मजिस्ट्रेट ने 1 साल की सज़ा दी। यानी वो समस्तीपुर जो था वहाँ के मजिस्टर यानी जो सरकारी जेल था उस जेल में उसको 1 साल की सज़ा हुई। सज़ा काट कर निकले तो फिर कौन सा मुँह दिखाने घर जाते, बस में कलंक लगाया। यानी वह सज़ा खत्म हुई और फिर किस मुँह से, यानी वो शर्माते अपमानित हुए थे और फिर कलंक लगाता तो चोर है बोलकर कलंक लगाता तो वो किस मुँह से घर जाते, बस में कलंक लगाया। यानी वंश में उसके कलंक लगाया चोर बोलकर। बैजू मामा आप कौन जात है? यानी बैजू मामा आप कौन जात के यानी कौन कास्ट के हैं? मैंने अचरज में आकर उनसे पूछा क्योंकि उनका चेहरा बताता था किसी अच्छे घर के वह हैं। यानी बैजू मामा का चेहरा जो है ऐसा बताता था कि किसी अच्छे घर के हैं, तो इसलिए वह बोलते कौन जात के यानी किस कास्ट के हो। इस सवाल से वह घबरा गए। फिर कहा, जेल टिकट में देखिए न, दुसाद लिखा है। यानी वो कहती कि जेल टिकट में लिखिए दुसाद लिखा है। जेल टिकट में जो कुछ लिखा हो, आखिरी आप है कौन जात? दुसाद तो आप हो ही नहीं सकते। दुसाद यानी दुस्साद जो कहते हैं वह, तो वह कहते हैं कि लेखक जो कहते हैं आप जो है दुस्साद जात के हो ही नहीं सकते हैं। जेल के टिकट पर तो लिखा है, आप सच बताइए। मेरे बार बार पूछने पर बैजू मामा कुछ उद्गित से हो उठे। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ और संगन हो गई। यानी वह एक धुंधला कर उठे और लेखक बार बार पूछ रहे थे और फिर वहाँ झुर्रियों का भरा संगन यानी सूर्य एक ऐसे ज़्यादा झुर्रियाँ हुई और वह हो गई। चोर का क्या नाम धाम या जात पात, चोर बस चोर है बाबू। यानी वह बैजू मामा बोलते लेखक से कि चोर का क्या ना नाम होता है, ना धाम होता है, ना जात होती है, ना पात होती है, चोर तो चोर ही है, ऐसा बाबू चोर है बाबू, ऐसा वो बताते। लेकिन हकीम के सामने तो कुछ बताना ही पड़ता है, बस कुछ लिखा दिया। उनकी आवाज़ में एक हार्दिक पीड़ा थी। यानी वो हकीम यानी जो जेल का जो अधिकारी है उसको हकीम कहते थे, तो वह कहते कि उनको कुछ तो बताना था, इसलिए वह बताया और बताते हुए एक हार्दिक पीड़ा थी। यानी एक हार्दिक बोले तो एक खुशी की पीड़ा थी। तो क्या आप बाहर ताड़ी दारू पीते हैं? यानी वह लेखक पूछ रहे क्या आप बाहर ताड़ी दारू पीते हैं? अभी ताड़ी यानी एक पेड़ रहता है और उस पेड़ से पेड़ के बूंदे से वह एक सफ़ेद जैसा वह द्रव्य निकलता है उसको, और वह लोग पीते हैं, उसको नशा हो जाती है और उसको ताड़ी कहते हैं। वह पूछते हैं लेखक क्या आप उसको ताड़ी दारू पीते हैं? आप तो जैसे उनका धीरज टूट गया हो, भर रही आवाज़ में बोले, हाय बाबू आप कितने भोले हैं। यानी वह बोलने के बाद वह एक भर्राई आवाज़ में धीरज टूट गया, जो भी उसने धीरज मोड़ रखा था वह टूट गया और भर्राई आवाज़ में बोले कि हाय बाबू आप कितने भोले हैं। यानी वह लेखक को बोलते कि आप कितने भोले हैं। क्या बिना नशा खाए चोरी हो सकती है? यानी बिना नशे किए भी चोरी हो सकती है। निशाचरी काम के लिए पहले निशाचर बन जाना पड़ता है बाबू। यानी जो निशाचरी जो नशे का काम है वह करने से पूर्व आदमी को नशा करना पड़ता है बाबू, ऐसा वह लेखक को कहता है। उद्विग्नता में ही वह चुपचाप वहाँ से चले गए। इतना बताकर वह वहाँ से चुपचाप चले गए। मुझे पता चला था कि उनके घर पर आप भी
अब भी गिरस्ती होती है, यानी उनके घर पर अभी भी गिरस्ती होती है। अच्छी गिरस्ती यानी अच्छी खासा परिवार चलता है। अच्छी गिरस्ती यानी गृहस्थी अच्छी खासी चलती है और अच्छी खासी होती है। भाई मर चुके, 2 भतीजे हैं, उनके बाल बच्चे हैं। मैंने बैजू मामा को समझाया कि पुरानी बातें भूल जाइए। यानी वह कहते कि उनकी गृहस्थी अच्छी खासी है, परिवार अच्छा खासा है। उनके जो भाई थे वह भाई मर चुके थे और उनके 2 भतीजे यानी भाई के लड़के और बाल बच्चे हैं और वह उनका घर परिवार अच्छा खासा है। और वह बैजू मामा को लेकर समझाते हैं कि जो भी बात हो गई, अभी बैजू मामा क्यों घर नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनके सिर पर जो है वह हम एक कलंक लगा था चोरी का, और वह चोरी का कलंक लगा था और वो पूरे वंश का, पूरे परिवार पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। और इसलिए वह खुद को अपमानित, दंडित समझते थे, इसलिए वह घर नहीं जाना चाहते। इसलिए वो लेखक उनको समझा जाते कि जो भी हुआ, समझाते हैं जो भी हुआ वह भूल जाइए, भूल जाइए। इस बार छुट्टी तो गंगा स्नान करके अपने घर पर चले जाइए। इस बार जब आप जेल से छूट जाएंगे तब गंगा में स्नान करके आप घर जाइए। भतीजों से सारी बातें कहिए, उनके साथ रहिए। आप बुढ़ापे का शरीर है, कब जाने क्या हो जाए। नहीं, लेखक उनको बताते कि आपका शरीर जो है बूढ़ा है, गंगा स्नान करके घर जाइए। जो आपके भतीजे हैं उनको बताइए, समझाइए और उनके साथ रहिए, परिवार के साथ रहिए। अभी आपका जो शरीर है वह बूढ़ा हो चुका है, थक चुका है, किस समय कुछ भी हो सकता है, ऐसा लेखक कहते हैं। जेल में मरिएगा, मिट्टी की दुर्गत होगी। इस आखिरी बात ने उन पर काफ़ी असर किया। एक दिन हृदय खोलकर कहने लगे, यानी वह कहते हैं कि जेल में ही रहेगा, यानी जेल में रहूँगा तो जेल में ही मेरी मृत्यु हो जाएगी और जेल में ही अंतिम संस्कार हो जाएंगे। इस आखिरी बात पर काफ़ी असर हुआ, यानी यह बात करने पर उन पर काफ़ी असर हुआ, लेखक कह रहे हैं, और उन पर काफ़ी असर हुआ। एक दिन हृदय खोल कर, यानी हृदय से वह कह रहे हैं, क्या कहूँ बाबू, कई बार यही सोचा। जेल से छूटने पर कई बार घर की ओर चला, लेकिन खतियारपुर जाते जाते पैर बंध जाते हैं। सोचता हूँ खाली हाथ घर कैसे जाऊँ। भतीजे तो मानने भी लगेंगे, पर उनकी बहू ये तो पराये घर की बेटी या ठहरी, कहेगी यह बूढ़ा कहाँ से टपक पड़ा, कुछ लेकर जाऊँ तो वह भी समझे कि आखिर कुछ लाया तो है। कम से कम एक गाय खरीद करके ही ले लूँ। एक गाय 30 में तो अच्छी गाय मिल जाती है, लेकिन रुपया कहाँ से आवे। चोर हूँ ही, क्यों न एक हाथ मार लूँ। किंतु जब ऐसा किया जब तक रुपये पूरे हो पकड़ लिया गया, और फिर यही का यही। उफ, यानी वह कहते हैं कि मैंने सोचा है, कई बार मेरे मन में विचार भी आया है कि जेल से छूटने के बाद मैं घर जाना चाहता हूँ और घर की तरफ जाता हूँ, और जाते जाते रास्ते में जेल से जाते हुए घर की तरफ बख्तियारपुर आता है, और बख्तियारपुर आने के बाद बैजू मामा के जो पैर है वही बंद जाते हैं, वही रुक जाते हैं, और उनके मन में विचार आते हैं और वह सोचने लगते हैं कि घर जाना चाहता हूँ, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊँ। उनके जो भतीजे हैं वह मानेंगे, यानी भतीजे जो है उनके भाई के लड़के हैं और वो भतीजे मानेंगे, लेकिन उनकी जो बहुएँ हैं, उन भतीजे की जो पत्नियां हैं वह तो ठहरी पराए घर की, और वह क्या कहेंगी। वह पहले स्त्रियां जो है एक किसी दूसरे व्यक्ति का अचानक आना सहन नहीं करती, और वह कहेंगी कि यह बूढ़ा कहाँ से आ टपका, यानी उनके सिर पर मेरी मुसीबत हो जाएगी, ऐसे उनके मन में विचार आते हैं। और कुछ जाना ही है तो कुछ लेकर जाओ, ऐसा वे सोचते हैं। आखिर कुछ लाया तो है, यानी उसने कुछ लाया है, ऐसा वो सोचकर वह मुझे संभालेंगी, देखभाल करेंगी, ऐसा लेकर, यानी वो ताने नहीं मारेंगी, ऐसे बैजू मामा कहते हैं। कम से कम एक गाय खरीद करके ही ले सकूँ, यानी वो जाते समय एक गाय खरीद कर ले जाओ, ऐसा सोचते हैं। एक गाय 30 में तो अच्छी गाय, यानी 30 रुपये में अच्छी खासी गाय मिल जाती है, लेकिन रुपया कहाँ से आवे, यानी 30 रुपये गाय खरीदने के लिए कहाँ से आने हैं। चोर हूँ ही, क्यों न एक हाथ मार लो, यानी वह पहले से चोर के जुल्म में वह चोर पकड़े गए हैं, तो वह चोर हूँ और फिर चोरी करके
पैसे इकट्ठा करके जब गाय लेकर जाओ, ऐसा वे सोचते हैं। किंतु जब जब ऐसा किया तब जब 1 रुपया पूरे हो पकड़ लिया, यानी जब जब वह 30 रुपये के लिए चोरी करते और तब जब जब चोरी करने का प्रयास करते और कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते तब वह पकड़ा जाते हैं जेल में। उफ, 30 रुपये, 30 रुपये, 30 रुपये में बैल और 30 रुपये में गाय, यानी वह 30 रुपये जब जब वह 30 रुपये चुरा के इकट्ठा करने की कोशिश करते और पकड़े जाते और 30 रुपये की झंझट में वह जेल से छूट नहीं पाते हैं। पहले 30 रुपये की झंझट, 30 रुपये बचाने के लिए उन्होंने बैल की चोरी की और फिर 30 रुपये इकट्ठा करने के लिए उन्होंने गाय खरीदने के लिए 30 रुपये इकट्ठा करने के लिए चोरी गए और फिर पकड़ा गए। और इसी 30 रुपये में एक की ज़िंदगी के 30 साल बर्बाद हो गए, यानी यही 30 रुपये के चक्कर में उनके जो है 30 साल बर्बाद हो गए। बेचारा जेल में ही है, बेचारा 30 के अजीब गोरख धंधे में फंस गया है। मैं इस तरह सोच ही रहा था कि बैजू मामा फिर बोल उठे, यानी लेखक सोच रहे कि बेचारा जो है बैजू मामा 30 रुपये के झंझट में फंस चुका है, ऐसा लेखक सोच रहे थे। तभी बैजू मामा बीच में बोल उठते हैं, एक बात और है बाबू, जब जब बाहर जाता हूँ दिन तो इधर उधर देखने सुनने में कट जाता है, लेकिन जो ही रात में सोने की कोशिश करता हूँ मालूम होता है इस जेल के ये सारे पेड़ पौधे मुझे बुला रहे हैं। यह आम का पेड़, यह अमरूद, वह नीम, यह जामुन, सब के सब मेरे ही लगाए हुए हैं बाबू। मैंने ही इनके पौधे रोपे, इनकी थालों में पानी दिया, किकोनी की होते होते आज ये कितने चितनार हो चले हैं। और इन बेलों, गुलाबों, गेंदों का खानदान किसने लगाया बढ़ाया? इसी बैजू मामा ने। जब बाहर होता हूँ रात में ये सब के सब मुझे पुकारते से है। हाँ बाबू, सच कहता हूँ, नींद नहीं आती। सोचता हूँ हाय उस आम की टहनी को न कोई मरोड़ दे, उस नीम को लोग दातुन कर के न सुखा डाले। यह बेलों और गुलाब के पौधे बिना सिंचाई निगाही के कहीं बर्बाद न हो जाए, बस इधर उधर के दौड़ा कर पहुंच जाता हूँ। यानी वह लेखक को कहते हैं कि मैं जेल से जब भी बाहर जाता हूँ और बाहर जाने के बाद दिन तो है एक ऐसे वैसे यहाँ वहाँ घूमने से या काम धाम में बीती जाता है, देखने में यहाँ वहाँ की चीज़ें, लेकिन रात जो है रात मुझसे कटी नहीं जाती। जब भी मैं रात में सोने की कोशिश करता हूँ तब मुझे याद आता है कि जब वह जेल के जो अभी वह उनको अस्पताल में रखा गया है और जो उसमें जो पेड़ है जेल के बगीचे में लगे हुए, उस पेड़ों का क्या होगा, यह उनके मन में ख्याल आता है। और वह कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे, आम के, अमरूद के, नीम के, यह सब कुछ जो जामुन है, यह सब कुछ जो पेड़ है यह खुद बैजू ने भी लगाए हैं। और वह कहते हैं कि मैं न हो तो इस पौधों का क्या होगा। जितने भी वह रोपे हैं यहाँ पर दिखाई दे रही, जितनी भी वह इस बगीचे में पेड़ पौधे हैं वह खुद उन्होंने ही लगाए, ऐसा वह कहते हैं। होते यानी वो छोटे रोप थे, छोटे पौधे थे, तब से लेकर लगाए थे और वह चितनार यानी अब वह बड़े हो गए हैं। और इन बेलों के जो बेल, गुलाब, गेंद, बेलों यानी जो बेला होती है वह बेल गुलाब है, गेंदे है, खानदान किसने लगाए, यानी जो बेल के है, गुलाब है, जो भी फूल है वहाँ पर किसने लगाए हैं, बैजू ने ही लगाए हैं। जब वो जेल के बाहर जाते हैं और रात में यह सब के सब ऐसा लगता है उनको कि सब यहाँ के जो पेड़ लगाए हुए वह मानो उनको पुकार रहे हैं, ऐसा उनको जान पड़ता है, महसूस होता है। हाँ बाबू, सच कहता हूँ, नींद नहीं आती, यानी यहाँ से जाने के बाद नींद नहीं आती, और नींद आती भी है तो वहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ के जो पेड़ है वह खुद मुझे पुकार रहे हैं, मेरी राह देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। सोचता हूँ हाय उस, यानी फिर वह सोच में डूब जाते हैं कि आम की जो टहनी है कोई मरोड़ न दे, यानी वह नीम का जो पेड़ है उसके दातुन, यानी आज भी गांव देहातों में जाइए, जो वह नीम की जो छोटी सी टहनी होती है उसको तोड़कर लोग दातुन कहते हैं, दांत घिसते हैं सुबह सुबह, तो वह कोई उस नीम की टहनी को दातुन करने के लिए तोड़ कर सुखा न डाले। और बेल और गुलाब जो है वह पौधे, वो बेल गुलाब जो बेला जो है, गुलाब है, गेंद है, उनको बिना पानी न डाले वह सूख जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और फिर इसी सोच के वह
ऐसा सोचकर ही वह फिर से जेल में पहुंच जाते हैं। जब बैजू मामा कह रहे थे, मुझे लग रहा था मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। यानी वो बैजू मामा जब उनकी कहानी जेल से बाहर जाने के बाद उनको क्या लगता है और फिर वह जेल क्यों आते हैं, यह बता रहे थे। वो लेखक को लगता है कि वह कोई सपना देख रहे हैं। क्या मैं सचमुच जेल में हूँ? मेरी बगल में बैठा जो है, जो यह कह रहा है, क्या यह सचमुच चोर है? क्या चोर का ऐसा ही भोला भाला चेहरा होता है? क्या उसकी ऐसी ही भोली भाली बातें हुआ करती है? यानी वह लेखक कहते हैं कि मैं क्या सपना देख रहा हूँ? क्या मैं सचमुच जेल में हूँ? क्या मेरे सामने जो बैठा है, क्या ये सचमुच चोर है? क्या चोर हो सकता है? क्या चोर के कोई लक्षण उसमें दिखाई देते हैं? क्या सचमुच चोर ऐसा भोला भाला होता है क्या? ऐसे लेखक वह प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न उपस्थित होते हैं लेखक के सामने। और क्या उसके ऐसे ही काम होते हैं, यानी चोर के ऐसे ही काम होते हैं जिसने पेड़ पौधे से इतनी तदात्मा प्राप्त कर ली। यानी जितनी चोर के ऐसे लक्षण होते हैं, वो पेड़ पौधे लगाए और पेड़ पौधे की देखभाल करे, पेड़ पौधों को सिर्फ पानी डाले और पेड़ पौधों को बड़ा करे, ऐसे चोर के लक्षण होते हैं। सच में चोर होता तो ऐसे पेड़ लगाता, इतना पेड़ों के प्रति आत्मीयता व्यक्त करता। पेड़ बुलाते हैं, क्या वह निम्न कोटि का अधम अपराधी हो सकता है? यानी ऐसा जिसको ऐसा महसूस होता है कि वह जिसको पेड़ बुलाते हैं, जिसने लगाए वह पेड़ उसको बुलाते हैं, वह क्या सच में चोर हो सकता है क्या? ऐसा लेखक के सामने प्रश्न उपस्थित हुआ है और यह प्रश्न हम पाठक वर्गों के सामने भी उपस्थित हो चुका है। सच में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है एक नैसर्गिक स्वभाव का, क्या वह सच में चोर हो सकता है? अगर यह अपराधी है तो निसंदेह अपराध शब्द का अर्थ हमें बदल देना चाहिए। यानी ऐसे स्वभाव का आदमी यदि अपराधी है, चोर है, तो वह अपराधी शब्द का जो अर्थ है वह हमें बदल देना चाहिए, ऐसा लेखक कहते हैं। और बैजू मामा अपनी होली वाली कहानी भी बाबू को ज़रूर सुनाना। यानी जो कहते हैं कि बैजू मामा अपनी जो होली वाली कहानी जो है वह भी ज़रूर सुनाना। जब एक दिन मेट ने यह कहा तो देखा बैजू मामा के चेहरे पर हंसी की एक हल्की झलक दौड़ गई और उनके दांत जो 30 वर्षों से जेल की रोटियां चबाते चबाते आधे आधे घिस गए थे। यानी वह लेखक जो है, जो उनकी कहानी जो है वह वहाँ पर जो मेट है, जो जेल का देखभाल करने वाला है या अस्पताल का कंपाउंडर है, वह सुना रहा था। तो तब बैजू मामा के चेहरे पर एक हल्की सी झलक दौड़ा, यानी हंसी आई। और उसके जो दांत थे, वह दांत भी जेल की जो रोटियां थी वह रोटियां खा कर आधे घिस गए थे। कहते हैं कि मैंने सुना है कि जेल की जो रोटियां है वह ज़्यादा कड़क होती है, दांत से टूटी नहीं जाती। मैंने देखा नहीं है, अनुभव नहीं किया है, लेकिन सुना है। लेकिन जिनमें टूटे एक भी नहीं थे, यानी उनकी दांत घिस चुके थे लेकिन टूटे नहीं भी थे। चमक पड़े, अरे मेड भाई, बाबू के सामने बेइज्जत मत करो। यानी वो कहते हैं कि अरे जो मेड भाई है, बाबू के सामने बेइज्जत मत करो। उससे कहकर उन्होंने इधर उधर की बातों में मुझे बहला देना चाहिए। यानी वह मेड से कहा कि बाबू के सामने मेरी बेइज्जती मत करो, ऐसा कहकर अन्य बातें बोलकर उनको उस विषय से दूर ले गए। लेकिन फिर भी मैंने उससे वह कहानी निकाली, यानी फिर भी लेखक ने उनकी जो होली की कहानी है वह निकाल ही ली। एक बार संयोग ऐसा हुआ कि बैजू मामा की रिहाई की तारीख ठीक होली के ही दिन पड़ गई। यानी वो एक बार ऐसा हुआ कि जो बैजू मामा की रिहाई यानी जेल से छूटने की जो तारीख होली के दिन ही आ गई, ठीक होली के ही दिन, जिस दिन साल भर में सिर्फ एक ही दिन जेल में पकवान बनते हैं। यानी वो ऐसे दिन आई कि होली के दिन ही जेल में पकवान बनते हैं, अच्छा खाना मिलता है जेल में पकवान। लेकिन आप ताज्जुब न करें, जहाँ भात में भुस्सी मिली होती है और रोटी में कंकड़, दाल में छिलके रहते हैं और तरकारी के नाम पर घास के डंडलों को उसन दिया जाता है, वहाँ के पकवान भी कैसे होंगे, समझ जाइए। यानी लेखक कहते हैं कि होली के दिन पकवान बनाए जाते हैं। और पकवान जेल में ऐसे थे कि ऐसे जो जैसे कि रोज़ के खाने में होली के दिन पकवान थे। और रोज़ के खाने में क्या होता है, वहाँ सिर्फ एक ही दिन जेल में पकवान होते हैं और उस दिन भात यानी राइस, आज के शब्दों में कहा जाए तो राइस को भात कहते हैं और भात को राइस कहते हैं और राइस को भात कहते हैं। भुनी मिली
यानी उसमें कुछ भूसा सा मिला होता है चावल में, और वह मिला होता है रोटी में कंकड़। कंकड़ यानी छोटे छोटे पत्थर होते हैं, दाल में छिलके, यानी वो जब दाल बनाई जाती है तो दाल में वो काले काले कलर के छिलके होते हैं, वो छिलके रहते हैं। और तरकारी के नाम पर, यानी तरकारी सिर्फ नाम के लिए रहती है, एक हरी घास पर उस पर भी डाली जाती है, ऐसा लेखक कहते थे। और ऐसी जगह के पकवान किस प्रकार के होंगे समझ जाइए, लेखक कहते हैं। और वह एक अनुमान व्यक्त कीजिए कि हर रोज़ का भोजन इस प्रकार का है, तो पकवान कैसे? पकवान यानी बिना छिलकों की दाल होगी, बिना कंकड़ के चावल होंगे, और वहाँ बिना भूसे का भात होगा, बिना भूसे का चावल होगा, ऐसे वो भात हो, राइस होगा, ऐसे पकवान फिर भी पकवान है, यानी फिर भी पकवान है। सरसों के तेल में गुड़ देकर देकर भुने गेहूं के आटे के पके हुए और थोड़े दूध में पूरा पानी डालकर उबाली गई खीर, ये पकवान भी कैदियों की जीभ पर कम पानी नहीं देते। लेखक कहते थे कि जेल का पकवान किस प्रकार होता है कि सरसों के तेल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर उसमें गेहूं का आटा पके, यानी एक गेहूं के आटे का जो है हलवा बनाया कर जाता है, और थोड़े से दूध में पानी डालकर उबाली गई खीर, यानी थोड़ा सा दूध और उसमें बहुत सारा पानी डालकर, यानी नाम के लिए ही दूध है, वह तो सफ़ेद पानी है, ऐसे दूध में खीर बनाकर दिया जाता था। और लेकिन कैदियों के लिए यह पकवान भी होता था, और कैदी यह खुश हो जाते थे, इनकी जीभ पर पानी ललचा जाते थे वह ऐसे पकवान खाने के लिए। महीनों से इनकी प्रतीक्षा, यानी महीनों से ऐसे पकवान की प्रतीक्षा में कैदी रहते थे। बैजू मामा की जीभ भी इनकी कल्पना में कम लार, यानी ऐसे पकवान को खाने के लिए जो बैजू मामा है वह भी ललचा गए थे। उसी 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 होली के दिन उनकी रिहाई होने वाली है। आहर है, यह क्या गजब है। थोड़ा सा गले में खराश आ रही है। तो वह कहते हैं कि उसी दिन पकवान जिस दिन है होली के दिन, उसी दिन उनकी रिहाई होने वाली है। रिहाई होने वाली है, और वहाँ के